बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की मईशत की जब बात करते हैं, मईशत का पहिया चल रहा है या नहीं, तो उसमें बड़ा अहम किरदार होता है रियल एस्टेट सेक्टर का, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। जब हम ये देखते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज उस मुल्क में है या नहीं, तो जब इंडस्ट्रीज की बात आती है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सरे फहरिस्त होती है। इस वक्त पाकिस्तान में क्या हालात हैं, हमारा जो नौजवान है मुल्क छोड़कर जा रहा है, और सिर्फ नौजवान ही नहीं, हमारा हर तबके का हर शख्स इस वक्त कोशिश में है कि वो मुल्क छोड़कर जाए। वजह क्या है, इस पर तो हमने बात करनी ही है प्रोग्राम में, मगर हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि जो इस वक्त कायबो रेट कम हुआ है उसके क्या असरात हुए हैं रियल एस्टेट सेक्टर पर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर। आया इससे कोई फायदा होगा, इन्वेस्टमेंट्स में बेहतरी आएगी, इस पर भी बात करेंगे। और इसी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन पैकेज हुकूमत ने ऐलान किया है, वो पैकेज कब होगा, कब ऐलान होगा, क्योंकि सिर्फ बताया गया है कि कंस्ट्रक्शन पैकेज आ रहा है, मगर उसमें रिलीफ है या नहीं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आने वाले वक्त में कोई बेहतरी आएगी या नहीं, ये क्या सही वक्त है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का, और बैरून मुल्क से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है या नहीं। हुकूमत की जानिब से बहुत से बयान दिए जा रहे हैं, हकायक क्या हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे CEO प्रॉपर्टी नामा जनाब मोहम्मद इस्माइल साहब, CEO ओजी डेवलपर्स हानून हनीफ साहब, और शुमैला सिद्दीकी साहबा जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड, और मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जनाब मोहम्मद इस्माइल साहब ने, जो कि CEO प्रॉपर्टी नामा है, आपको खुशामदीद कहते हैं। इसमें सब क्या देखते हैं इस वक्त करंटली, चूंकि 2 माह पहले सूरत हाल और थी, फिर IMF की तरफ से किस्त भी आई पाकिस्तान को, उसके क्या असरात होते हैं, आया बिजनेस पे, खास तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर पे कोई असरात हुए हैं, क्या समझ रहे हैं पिछले 2 से 3 माह और आज का जो टाइम है, आज का जो वक्त है, कोई फर्क देखा आपने रियल एस्टेट सेक्टर पे, कोई बेहतरी आई हो? रिजवान भाई, सबसे पहले तो जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट डाउन की है, अब 20-22% से 15% पर आ गया, तो उससे रियल स्टेट के अंदर बहुत पॉजिटिविटी है। उसकी वजह यह है कि 33 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस लोगों ने बैंकों में सूद के ऊपर रखा हुआ था। अब जब बैंक से रिटर्न नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली उनको मार्केट में फेंकना पड़ेगा, या इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, या फैक्ट्री में, या स्टॉक में, या रियल स्टेट में। तो जब मार्केट में पैसा आता है तो उसका ज्यादा, सबसे मेजर जो हुजम है उसका, वो रियल स्टेट में इन्वेस्ट होता है। ठीक है। अब इंशाल्लाह ट्रांजैक्शन थोड़ी सी हो जाएंगी, रियल स्टेट में काम भी बेहतर हो जाएगा, लोग बाइंग की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि पहले लोगों ने हाथों पे हाथ रख के बैंक में पैसा रखा हुआ था, करोड़ रुपए के ऊपर 70-80 हजार रुपए मिल रहा था, इजी सीन था। अब वो हो गया कम। अब लोगों को मजबूरन वो पैसा बैंक से निकाल कर कहीं ना कहीं पैसिव इनकम के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यानी आपको लग रहा है कि एक्टिविटी हुई है इस वक्त, मतलब बिजनेस में, और खास तौर पर जो बिजनेस कम्युनिटी है हमारी, जो बड़ी परेशान हाल थी, कुछ बेहतरी की तरफ उम्मीद लगाई जा सकती है इस वक्त? देखिए जी, बेहतरी की तरफ तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। 2025 में बहुत सारी उम्मीदें हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें तो उस तरफ भी बहुत सारी चीजें बेहतर हो रही है। SIFC जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इनिशिएटिव है, उसके अंदर बहुत सारे लोग को शेल्टर मिल रहा है, जो ओवरसीज, जो दुनिया से बाहर से लोग डॉलर्स लेके आ रहे हैं, उसके जरिए इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। फिर उसके बाद जो आपका इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है, उसकी वजह से ओवरऑल एक जो रियल स्टेट का साइकिल जो पिछले 2 साल से स्लम में था, बिजनेस स्लम में थे, अब उम्मीद है कि थोड़ी सी बेहतरी गवर्नमेंट या जो अरबाब इख्तियार है वो इस टाइम सोचने पे मजबूर है कि हम कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें कि पाकिस्तान का जो पहिया है दोबारा चले। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह अभी आप बता रहे हैं कि कायबोर में तो खैर 2.5% कमी हुई, और मजीद एक्सपेक्ट की जा रही है कि मजीद इसमें कमी होगी साल के आखिर में या फिर नए साल के आगाज में। इसके अलावा कुछ बात करते हैं, वजीर खजाना का बयान आया है कि रियल स्टेट, ज़राअत और होल सेल्स पर टैक्स लगेगा। ये भी अभी रिसेंटली उनका 1-2 दिन पहले गालिबन ये बयान आया। तो एक तरफ कायबोर में कमी हो रही है, और इस हवाले से बात हो रही है कि बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट किया जा रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जा रहा है, और एक तरफ इस तरह की स्टेटमेंट दी जाती है कि मजीद टैक्सेस लगाए जाएंगे। तो ये किस तरह से देखते हैं स्टेटमेंट और पॉलिसी, और इसको किस तरह से कंसीडर क्या किया जाए कि क्या होने जा रहा है? देखिए जी, असल में गवर्नमेंट को इस टाइम ये पता ही नहीं कि उन्होंने करना क्या है। आज एक बात होती है, कल दूसरी बात होती है। ये कभी कहते हैं हमने मिनिस्ट्री देनी, फिर हम कहते हैं हम टैक्सेस लगा रहे हैं, ये कहते हैं हम इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेंगे, साथ साथ बिजली महंगी कर रहे हैं।
तो ये एक दो तरफ, एक घोड़े का मुंह एक तरफ है, दूसरे घोड़े का मुंह दूसरी तरफ है। तो इस तरह तो इकोनॉमीज नहीं चलती। इनको बैठना पड़ेगा, इनको प्रोफेशनल लोग साथ बिठाने पड़ेंगे जो को मुल्क को जानते हो, जिन्होंने मुल्क में काम अच्छा, ये किया, बात हम पैसा गुज़िश्ता लगाया। प्रोग्राम में भी करते आए, बल्कि आपके साथ भी इस हवाले से बात हुई है हमारी पहले, कि जो प्रोफेशनल्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। तो क्या अभी तक ऑन बोर्ड नहीं लिया गया? खास तौर पर ये जो कंस्ट्रक्शन पैकेज आ रहा है उसके हवाले से भी एक फिजा कायम है, मगर वो क्या पैकेज आ रहा है, उसमें रिलीफ है या नहीं, वो तो खैर जब ऐलान होगा तभी पता लगेगा। या उसके हवाले से कराची चैम्बर में भी मेरी बात हुई और भी कुछ दोस्तों से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं ऑन बोर्ड लिया गया है मगर हमसे मशवरा नहीं लिया गया। तो आप इस चीज को किस तरह देखते हैं? इस्लामाबाद के हवाले से कुछ बताइए कि ऑन बोर्ड लिया गया, डेवलपर एंड से क्या हिमायत की है उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन पैकेज आने जा रहा है? देखिए जी, यहाँ इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग राइट पोजीशन पे राइट लोग नहीं बैठे हुए। अगर फॉर एग्जांपल एक काबीना या एक बंदा रियल स्टेट की पैकेज की बात या कंस्ट्रक्शन की पैकेज की बात करते हैं, तो उसमें ज्यादातर लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको रियल स्टेट का पता ही नहीं होगा। ठीक है। तो अब वो रियल स्टेट की बेनिफिट की बात कैसे कर सकते हैं? सो जो ग्राउंड के ऊपर लोग काम करने वाले हैं ना उनकी बात को सुना जाता है, ना उनकी बात को किया जाता है। वहां पर एक फर्द वाहिद कोई बंदा बैठा होगा उस काबीना के अंदर, अगर उसकी बात सुन ली गई, मान ली गई तो ठीक है, और उसको उनको बेनिफिट होते हैं। ओवरऑल जब भी इस किस्म के फैसले हों तो ओवरऑल रियल्टर एसोसिएशन, कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन, बिल्डर एसोसिएशन, डेवलपर एसोसिएशन को बिठाया जाता है, उनसे बात सुनी जाती है। लेकिन यहाँ पर ये अपना आर्डर मुसल्लत कर देते हैं, फिर कहते हैं काम चला नहीं, पजीराई हुई नहीं। इस टाइम जरूरत है पाकिस्तान को कि एक ऐसी एमनेस्टी दें। वैसे भी लोग अपनी जेबों से पैसा नहीं निकाल रहे, तो एमनेस्टी में इनको टैक्स भी मिल जाएगा और ये सीधा सीधी कर दें कि यार जो 1 अरब रुपया वाइट करना चाहता है 10% हमें टैक्स दे और अपना पैसा। अच्छा, क्या समझते हैं क्यों इस तरह की पॉलिसी नहीं दी जा रही? मुल्क को पैसा भी चाहिए, इकोनॉमी का पहिया भी चलाना है, बैंकों में भी पैसा आना चाहिए, मगर डेवलपर्स को, खास तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर को कोई खातिर खा रिलीफ नहीं दिया गया, जो कि हकायक हैं। बात जरूर हो रही है कंस्ट्रक्शन पैकेज की, मगर बताया नहीं जा रहा कि वो क्या पैकेज है। और इससे पहले रियल एस्टेट के हवाले से जो टैक्सेस की एक भरमार थी, उस पर भी हमने प्रोग्राम किए। तो क्या वजह देखते हैं कि ये टैक्स फ्री क्यों नहीं कर दिया जाता? क्यों इस तरह की पॉलिसी बनाई जा रही है कि थोड़ी सी सख्ती, बल्कि थोड़ी सी तो नहीं, बहुत ज्यादा सख्ती की जा रही है? ये क्या वजह समझ रहे हैं? इस तरह तो बहुत सी जो हमने देखा, नौजवान भी हमारा पाकिस्तान से बाहर चला गया, तो क्या वजह देख रहे हैं, क्यों रिलीफ नहीं दिया जा रहा? देखिए जी, रिलीफ तो रियल स्टेट को नहीं, किसी भी सेक्टर को नहीं दिया जा रहा। बातें यहाँ पर बड़ी बड़ी की जा रही हैं ऑन ग्राउंड। अब ये इनका बहाना ये है कि जी IMF हमें कहता है कि आप रियल स्टेट को या कंस्ट्रक्शन पैकेज ना दें या रियल स्टेट को एमनेस्टी ना दें। तो बेसिकली इन्होंने इससे पहले कौन सी IMF की सारी बातें मान ली है। बहुत सारी बातें जो नहीं भी माननी होती, कुछ माननी होती है, कुछ नहीं माननी होती। और दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया के अंदर उसूल ये होता है कि जब पैसा आएगा तो इनको टैक्स मिलेगा, तो ये IMF को पैसे लौटाएंगे। अगर ये इस एमनेस्टी के ऊपर आ जाए, इस किस्म की बात कर लें कि जो भी पाकिस्तान में ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना चाहता है, वो सीधा सीधा स्टेट बैंक में 10% जमा कराए टैक्स और अपना पैसा व्हाइट कर ले, तो आप देखेंगे कि खरबों रुपया इनके पास टैक्स भी आ जाएगा। और खरबों रुपया जब मार्केट के अंदर आएगा, एम्प्लॉयमेंट चलेगी, इकोनॉमी चलेगी, ट्रेड होगा, बिजनेस चलेगा, फैक्ट्रियां भी चलेंगी, सब कुछ चलेगा। इनको बिजनेसेस पे, रियल स्टेट में, डेवलपमेंट में, कंस्ट्रक्शन में खुला ऐलान देना चाहिए कि जिसके पास भी पैसा है ब्लैक, वो इस मुल्क में ले, जिसके पास उसको व्हाइट करे, एमनेस्टी ये ले ले। ये सब पैसे लोग, ये सारा जो है ना, वो कहते हैं चूहा बिल आ जाएगा। लेकिन जब इस किस्म की वो होंगी तो उल्टा इस मुल्क से पैसा मजीद बाहर जा रहा है। UAE सबसे ज्यादा हमारी ट्रांजेक्शन है पूरी दुनिया के अंदर, सेकंड नंबर पर है UAE के अंदर। पाकिस्तानियों का नंबर इस टाइम ट्रांजेक्शन $multi-billion जो है ना यहाँ से चला गया है गैर कानूनी तौर पर। तो उसकी ये गवर्नमेंट की वजह, ये गवर्नमेंट जब लोगों को डंडा दे के रखती है, दबा के रखती है। यहाँ पर आपने 100 रुपया कमाया नहीं होता, FIA का नोटिस आ जाता है, NAP का नोटिस आ जाता है, फलाने नोटिस। तो एक तो ये होता है कि पैकेज तो दे ही ना दे, लेकिन रिलीफ भी नहीं है, NOC नहीं मिलते। फिर बहुत सारे लोग इस प्रेशर के बाद शायद काम भी नहीं कर पाते, उस तरह से डिलीवर भी नहीं कर पाते। जिस बंदे के पास 1 अरब रुपया है, वो कहेगा मैं यहाँ पे TMA, RDA, CDA, LDA के छोटे छोटे अफसरान को, बड़े अफसरान को, किस को मैं भुगतूंगा। आ चुप करके 1 अरब रुपया बाहर ले जाओ, वहां पे काम करो, इज्जत भी मिलेगा, अच्छी कुर्सी पे बिठाएंगे, जूस भी पिलाएंगे। यहाँ टूटी कुर्सी पे बिठाते हैं, पहले जलील करते हैं। जब बिल्डिंग आधी पहुंच जाती है तो नया कमिश्नर कहेगा जी ये बिल्डिंग आपने सही नहीं बनाई, इस्माइल साहब, क्या समझते हैं ऐसे डेवलपर्स के लिए जरूरी भी तो है कि इस तरह के कुछ चेक एंड बैलेंस रखा जाए? क्योंकि बहुत सारे फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज भी यही होती हैं हमारी।
और यहीं पर ऐसे डेवलपर्स भी मौजूद हैं जो डिलीवर नहीं करते, या फाइलें हज़ारों की लाखों की तादाद में बल्कि फ़ाइलें बेची जाती हैं और फिर उसके बाद मंजर आम से गायब हो जाते हैं। तो इस तरह की फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ को भी तो किसी तरह कंट्रोल करना है, तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, चेक एंड बैलेंस किस तरह रखा जाए? क्योंकि टैक्स की तो हम बात कर रहे हैं, फेवर की तो एक तरह डेवलपर की बात होती है, मगर हुकूमत जो है, हुकूमत ने टैक्स भी लेना है, हुकूमत ने सिक्योर भी करना है एक आम शहरी को, हुकूमत को फिर किस तरह से इकदाम उठाने चाहिए? देखिए जी, ये पूरी दुनिया के अंदर जो है ना लॉ बनना चाहिए। रियल स्टेट रेगुलेशंस होती हैं, यहाँ पर कोई नहीं है, हर बंदे का अपना अपना उसूल है, हर इलाके का हर बंदे ने अपनी 2.5 मरले की मस्जिद बनाई हुई है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, TMA है या डेवलपमेंट है। पूरे मुल्क के लिए, पूरे सूबे के लिए एक आम मिनिस्ट्री होनी चाहिए कि G+100 तक जिधर जैसे मर्जी बिल्डिंग बनानी है, फनल जोन के अलावा, एयरपोर्टों के अलावा, सरकारी इलाकों के अलावा, कॉलोनियों के अलावा किसी भी जगह पर आप बना सकते हैं। पूरी दुनिया में मिनिस्ट्री होती है। क्या आप जो है एक जोन है, रेड जोन के अलावा किसी भी जोन में किसी के पास लैंड है, G+100 बनाए, अपनी मर्जी से बनाए। यहाँ पर देखें NOC ये जितनी सख्ती गवर्नमेंट करती है उतना ही लोगों को लेन देन और फाइल को पहिया लगाने का रिवाज बढ़ता जा रहा है। और दूसरा, वो दूध की रखवाली के ऊपर बिल्लियां बिठाई हुई हैं, तो फिर आप जो पैसे नहीं देता वो जलील हो रहा है, जो पैसे देता है उसका काम हो जाता है। तो इस तरह इकोनॉमी भी चलती है। देखे ना, दुबई के अंदर आप एक फाइल इंटर कर दें, आप अभी वेबसाइट पे अप्लाई कर दो, कल तक आपका NOC आ जाएगा, अगर आप कानून के ऊपर चल रहे हैं। या जो बेचारा कानून को ज्यादा फॉलो करता है उसको सबसे ज्यादा दंडा मिलता है। एग्जाम्पल्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, बड़े बड़े डेवलपर्स इस टाइम गवर्नमेंट ने उनको इबरत का निशान बनाया हुआ है, और बड़े बड़े फ्रॉड करने वाले लोग इस मुल्क में खुले फिर रहे हैं। बड़े बड़े फ्रॉड करने वाले लोग इस वक्त खुले फिर रहे हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और कुछ बात करते हैं IMF प्रोग्राम के हवाले से कि आया IMF के प्रोग्राम जब आगाज़ हो चुका है, पहली किस्त भी पाकिस्तान को मिल चुकी है, उसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर पे आया कोई असरात हुए हैं? अगर हुए हैं तो वो मस्बत हुए या मनफी हुए, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड, और प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियो से शुमैला सिद्दीकी साहिबा ने, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। और लाहौर स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है हारून हनीफ साहब ने, जो कि CEO OZ डेवलपर्स हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। शुमैला सिद्दीकी साहिबा, आपकी जानिब आऊँगा। पहले तो इस हवाले से बात करते हैं, जो IMF की जानिब से हमें किस्त आई पहली, उसके बाद के जो सूरत हाल है, आया कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को या रियल एस्टेट सेक्टर को ओवरऑल आप समझती हैं कि कोई असर होगा, उससे कोई बेहतरी आएगी, या इस इंडस्ट्री के लिए भी कोई बेहतरी प्लान की गई है ये इस लोन के बाद खास तौर पे? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा रिजवान, मेरा ख्याल है कि ये जो अभी IMF की किस्त हमें आई है और अभी जो सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान में, इतना शदीद दबाव हमारे ऊपर डाला गया है और हमें ख़ास तौर से एक इंस्ट्रक्शंस मिली है कि जी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को या इस शोबे को बिल्कुल ही जो है ना आप नज़रअंदाज कर दें। अच्छा। क्योंकि जो सामने शराइत के बाद जो टैक्स आए हैं और जो हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा एक पहाड़ टूट गया है टैक्सों का, उसके बाद तो ये बहुत क्लियर चीज़ें नज़र आ रही है ना कि अगर हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री या रियल एस्टेट का शोबा हमारा बंद हो जाएगा या उसके ऊपर इतने भारी टैक्स होंगे, तो डेफिनेटली एक अंडरस्टूड सी बात है ना, आपकी जो पाकिस्तान से बाहर से रेमिटेंस आता है वो रुक जाएगा। अच्छा। एक पूरा किसी भी मुल्क की तरक्की में उसमें जो बाहर से पैसा आ रहा होता है वो ज़्यादातर किसी न किसी प्रोजेक्ट्स के लिए आ रहा होता है। रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते थे, जो अब नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो डेफिनेटली ये बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज हुआ है। इस बात का क्या मतलब है, अगर IMF ने इस तरह की शराइत रखी हैं तो हमारी हुकूमत जो है वो इस चीज़ पर कंप्लीटली एग्री है, वो इस चीज़ को फॉलो कर रही है? यानी ये आप इस तरह की कड़ी मिल रही है जिस तरह से आप बात कर रही हैं कि हुकूमत की जानिब से बड़े सख्त बयान आ रहे हैं। वज़ीर ख़जाना जो है उन्होंने भी रिसेंटली एक बयान दिया कि रियल एस्टेट सेक्टर पर मज़ीद टैक्सेस लगाएंगे, और हमने देखा बजट में भी बहुत सारे टैक्सेस लगे। तो यानी आप ये कह रही हैं कि कोई मजीद रिलीफ किसी किस्म, मजीद तो क्या किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जाएगा, आपका मतलब ये है? रिलीफ देना चाहिए कि अगर आपने बाहर से, आप देखें ना, पहले पाकिस्तान से बाहर जितने भी पाकिस्तानी थे, जितने भी आपके ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो सबसे ज्यादा कहाँ इन्वेस्ट करते थे, आप खुद बताएं। वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे, घर बनाने में, प्रॉपर्टी में। हुकूमत का क्या तासुरात हैं? हुकूमत इस हवाले से कोई एक्शन ले रही है या नहीं ले रही? कोई काम नहीं कर रही है। इस सेक्टर को बिल्कुल नजरअंदाज करके बैठे हुए हैं। इस सेक्टर को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। रियल एस्टेट सेक्टर को अगर नजरअंदाज करने का मतलब है कि जो इकोनॉमी का पहिया चलाता है जो सेक्टर, और यहाँ पर लाखों की तादाद में जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उसके हम देख रहे हैं जो आफ्टर शॉक्स जिसको कहते हैं, हमारे नौजवान एक टीम जो बाहर जा चुकी है और लोग यहाँ से जाना चाहते हैं मजीद।
तो अगर इस तरह की पॉलिसीज रही और इस तरह की शराइत पर अगर हम चलते रहे फिर तो बड़ा नुकसान है। जी, नुकसान तो हो रहा है इस वक्त, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारा जो एक बहुत बड़ा तबका हमारा वो मुतासिर हुआ है। आपके रियल एस्टेट में सिर्फ आपकी इंडस्ट्री नहीं आती है, आपके ब्रोकर्स नहीं आते हैं, एक बहुत बड़ी एक अवाम का बहुत सारा एक तादाद जो है वो इस शोबे से मुंसलिक होती है। मैं इसमें बोलूँगी कि यहाँ पे टैक्स इसलिए लगाए इसलिए जाने चाहिए कि हम टैक्स दें, लेकिन टैक्स इसलिए लगाए जा रहे हैं कि हम टैक्स ना दें। मतलब लोग अब क्या कर रहे हैं, स्टैम्प पेपर पे बेचना शुरू हो गए हैं प्रॉपर्टीज को। आपको प्रॉपर जो एक अथॉरिटी वाले इदारे हैं, डेवलपमेंट के जो अदारे हैं जिन्होंने टैक्स वसूल करना होता है, वो उनके थ्रू जा ही नहीं रहे हैं। तो नुकसान किसको हो रहा है? जो 100 फाइलें बिकती थी, जो 100 चीजें बिकती थी और उनको प्रॉपर एक प्रोसीजर से गुजरना होता था, एक लीगल प्रोसेस से, अब वो उस तरीके से नहीं गुजरते। अब उसमें से 50 लोग हैं। एक डेवलपर का या बिल्डर का तो यकीनन नहीं है, पूरे सेक्टर का है और ओवरऑल सबसे पाकिस्तान बढ़कर का है। पूरे पाकिस्तान का है। एग्जैक्टली पूरे पाकिस्तान हुकूमत का है, क्योंकि जब पाकिस्तान में ओवरसीज पैसा नहीं भेजेगा, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं होगा। और सबसे बढ़कर जो हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, जो हम गैर मुल्की सरमायाकारी की भी बात करते हैं, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लगेंगे, कुछ सपोर्ट किया जाएगा सेक्टर को, टैक्स फ्री जोन्स बनाए जाएंगे, फिर ही कुछ यकीनन बेहतरी की उम्मीद लगाई जा सकती है। हारून हनीफ साहब, आपकी जानिब आऊंगा। इस वक्त क्या समझते हैं, चूंकि पाकिस्तान में घरों का शॉर्टफॉल बहुत इस वक्त बढ़ता जा रहा है वक्त के साथ साथ, उसको भी फिलअप करना है, और उसके बावजूद अगर हम पॉलिसीज देखें तो टैक्सेस की भरमार है, और उसके साथ साथ ये IMF के बाद तो मजीद शराइत लागू हो गई हैं और बड़ी सख्ती है इस वक्त। तो किस तरह से देख रहे हैं, कोई आने वाले वक्त में कोई रिलीफ नजर आ रहा है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए? थैंक यू। देखें रिजवान भाई, नज़र तो कुछ नहीं आ रहा। पिछले 1-1.5 साल के अंदर अगर आप देखें कि हालत कहाँ चलेगी, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ गवर्नमेंट, क्योंकि हम डेवलपर हैं, डायरेक्ट हमारा ताल्लुक है स्टील वालों के साथ, सीमेंट वालों के साथ, जितनी भी इंडस्ट्री है रियल इसकी कंस्ट्रक्शन की जो सप्लाई देते हैं, कभी उनके साथ बैठे गवर्नमेंट, उनसे पूछे भाई आपके मसाइल क्या हैं। देखिए आप 22% पे ले गए थे रेट, चले आप 15 पे आ गया, बहुत अच्छा किया। अच्छा, हुकूमत तो कहती है अरुण साहब कि खास तौर पर सफर FBR की जानिब से भी स्टेटमेंट आई कि डेवलपर्स को साथ बिठाया गया है जब ये प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ाई गई है, यानी कि अब ऑन बोर्ड लिया जाता है रियल एस्टेट सेक्टर को। तो क्या ये जो प्राइसेस के हवाले से मामला होते हैं, मटेरियल कॉस्ट के हवाले से मामला होते हैं, तब ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता? नहीं, देखिए ना, अब आपने जैसे बैंक रेट को आपने कर दिया 22% पे। अब एक स्टील फैक्ट्री है, मैं सिर्फ स्टील वालों का कोई नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ। 22% अगर साल का उसने सिर्फ बैंक को देना है, तो उसने वो क्या प्राइस रखेगा? डेफिनेटली उससे प्राइस इंक्रीज करेगी। जब आप टैक्सेस ऐसे लगाएंगे तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। जब प्राइस इंक्रीज होगी तो वो मार्केट में सप्लाई डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, कम जाएगा। जब वो कम जाएगा, लोगों की रेंज से बाहर हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन बैठ जाएगी, कंस्ट्रक्शन का पूरा पहिया। ये मैंने सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दी, इससे आप देख लें 40 मटेरियल जो आते हैं वो सारा चक्का जाम कर दिया। ठीक है। अब एक अच्छी बात है, इन्होंने नीचे लाना शुरू किया। अब टैक्सेस की बात कर ले, हमारा एक ये जो रियल इस्टेट थी, जिसमें कंस्ट्रक्शन थी, रियल इस्टेट प्लॉट था, सारा कुछ, इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी सालाना कुछ $36 बिलियन बैंकों से भेज रहा था। उसका 50% एटलीस्ट रियल इस्टेट में जा रहा था, उस इंडस्ट्री में जा रहा था। कोई घर बना रहा था, कोई बिल्डिंग बना रहा था, कोई प्लॉट ले रहा था, कोई बेच रहा था, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा था। पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान के अंदर सर्कुलेट हो रहा था, जॉब्स क्रिएट हो रही थी, लोग बाहर से हर साल 36 अरब रुपए आ रहा था, हाफ कम से कम वहां जा रहा था। वो सारा कुछ बंद हो गया। अच्छा, क्या वजह समझते हैं बंद क्यों हो गया? जब हालात इतने बेहतर थे, पाकिस्तान में पैसा भी आ रहा था, ट्रस्ट भी किया जा रहा था डेवलपर्स पे, डेवलपर काम भी कर रहे थे, हम सब की बात नहीं करते, लेकिन जो काम कर रहे थे वो भी एक तरह से रुक गए हैं। वजह क्या समझते हैं, ऐसा हुआ क्यों? देखिए, घर के अंदर एक वालिद हो, वालदा हो, उनके बच्चे हों, अपनी फैमिली, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन, अगर वहां घर में भी माँ बाप की आपस में ना बन रही हो ना, तो बच्चे भी उस घर में ना रहना चाहते हैं, ना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये फैक्ट है। अपने माँ बाप के भी उस घर में ना रहेंगे, ना वो इन्वेस्ट करेंगे। आपके माहौल पाकिस्तान का इतना तनाव है, मैं रीजन की तरफ नहीं जा रहा ना मुझे वो, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ, उसकी वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी ट्रस्ट ही नहीं कर रहा। अब वो पैसे नहीं वैसे भेज रहा, वो भेज रहा है सिर्फ उतना भेज रहा है जितना आपको यहाँ पे उनके पीछे जो फैमिलीज चल रही हैं उनको घर की ग्रोसरी के लिए चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही। आपको ये तनाव खत्म करना पड़ेगा, माहौल ऐसा साजगार करना पड़ेगा कि लोग ट्रस्ट करें, लोग इन्वेस्ट करें। ठीक है इस्माइल साहब, आपकी जानिब आऊंगा। तनाव खत्म करना पड़ेगा, ये स्ट्रेस और ये जो फ्रस्ट्रेशन है मार्केट की, ये खत्म करनी पड़ेगी, मगर ये होती हुई नजर नहीं आ रही।
गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से कुछ बात करते हैं। ऐसी सूरत हाल में आप समझते हैं कि गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे? चूंकि खबरें तो इस तरह की गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी हो रही है, प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, मगर ये प्रैक्टिकली आपको लगता है कि इस तरह से मामला हो पाएंगे? है कि जब मुल्क के अपने मकीन या इस मुल्क से डरे हुए हैं तो बाहर वालों के लिए तो ये बहुत खौफनाक है। अच्छा। और क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी इस पे बात की थी कि SIF जिन्होंने बनाई है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर आज़म उस पैनल के हेड हैं, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया कि आप दुनिया से बाहर से जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान के अंदर आए, अरबों डॉलर इन्वेस्ट करें, हम उनको शेल्टर देंगे, हम उनको वन विंडो ऑपरेशन देंगे और उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। ठीक है। तो मैंने उससे ये रिक्वेस्ट की थी कि SIFC में सबसे पहले हक बनता है कि पाकिस्तान के लोकल लोगों को, बिजनेसमैन को, कारोबारी लोगों को डाला जाए। सबसे पहला राइट बनता है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ मिले, हमारी इन्वेस्टमेंट को हमें एमिनिटी मिले, हमें टैक्स फ्री जोन दिए जाएं, हमें सहूलत दी जाए, क्योंकि हम इस मुल्क से आशना है, हम यहाँ के अप्स एंड डाउन से भी खुश हैं, हम इससे प्यार करते हैं, हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। जो यहाँ के खास तौर पे जो बिल्डर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ला सकते हैं, बल्कि ये फॉरेनर इन्वेस्टर्स जो हैं, गैर मुल्की इन्वेस्टर्स जो हैं, उनको भी पाकिस्तान में ला सकते हैं, तो पहले तो उनको रिलीफ देना बड़ा जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात यह ना कि जो हम लोकल लोगों को जब फैसिलिटेशन मिलेगी तो यही लोकल लोग गैर मुल्की लोगों को लेके आ सकते हैं, गवर्नमेंट नहीं लेके आ सकती। गवर्नमेंट बेशक जितना मर्जी जोर लगा ले, सबसे पहले लोकल इन्वेस्टर को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, तब उसके बाद जाके बाकी चीजों के ऊपर इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा और चीजें बेहतर होंगी। लेकिन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन आप इसमें पाकिस्तानी लोगों को भी डाल दें, शेल्टर मिल जाए, हमें ब्यूरोक्रेसी से हमारी जान छोड़ जाए, नोटिस से, इदारों से, बाकी से, और SIFC में शेल्टर हमें भी दे दें, और एक लागत लगा दें कि जो $1 मिलियन इन्वेस्ट करना चाहता है पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो पाकिस्तानी चाहे वो बाहर का बंदा है, SIFC उसको जमानत देगी, उसके तहफ़्फ़ुज़ की, उसकी इन्वेस्टमेंट के तहफ़्फ़ुज़ की, उसको ब्यूरोक्रेसी बेड़िए फाइलों को पहिया लगाना, इससे उनकी जान खलासी हो जाएगी। तो आप देखेंगे पूरा पाकिस्तान के लोग आगे सबसे, अगर ये $2-2 बिलियन के पीछे IMF में हम लोग जलील हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर अरबों डॉलर पड़ा हुआ है लोगों के पास। बिल्कुल ठीक है। शुमैला सिद्दीकी साहब, आपकी जानिब आऊँगा, क्या समझती हैं जो घरों का शॉर्टफॉल है, हम ब्रेक से पहले इस पर बात कर रहे थे, ये तो बहुत बढ़ चुका है घरों का शॉर्टफॉल इस वक्त, और एक आम आदमी क्योंकि अखराजात इतने हैं, महंगाई इतनी है कि वो जो कुव्वत खरीद है वो उसके लिए वो ख़त्म होती जा रही है एक तरह से। तो अपना घर बनाना ऐसे हालात में मुश्किल होता जा रहा है, अब उसको भी फिलअप करना है। ऐसी सूरत हाल में तो हुकूमत को चाहिए फैसिलिटेट करे, ऐसी सूरत हाल में तो हुकूमत को चाहिए इस तरह की स्कीम्स, और ख़ास तौर पर हम अपने प्रोग्राम में हमेशा बात करते हैं कि जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं उनको कुछ रिलीफ दिया जाए, ताकि ये जो एक खला है उसको पुर किया जाए। तो ये किस तरह से खला पुर होगा जब रिलीफ नहीं दिया जाएगा, टैक्सेस कम नहीं किए जाएंगे और सपोर्ट नहीं किया जाएगा इस पूरी इंडस्ट्री को? जी, देखिए, पूरी दुनिया में अवाम की माशी सूरत हाल और उनके हालात को देख के, उनकी कितने वो मुस्तहकम है उसको देख के, उसके हिसाब से टैक्स लगाए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो टैक्स हमारे ऊपर गधों की तरह लादे चले जा रहे हैं, और उसका कोई रेगुलरिटी इदारा ही नहीं है कि वो बेचारे जो हैं बस टैक्स पे करते रहें। इस वक्त जो बायर और सेलर पे भी टैक्स लग गया है। अच्छा, वो पहले स्टार्ट हुआ था आपका जो है ना 0.5 से, फिर उसके बाद वो गया 1% पे, फिर वो गया 3% पे। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जितना वो टैक्स आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, 3% पे आप लेके चले गए, एडवांस टैक्स, वो भी कि जी कंप्लीट हुआ नहीं, घर बना है नहीं, अभी प्लॉट खरीदा, आप जी 3% इसके ऊपर टैक्स पे कर दें, और जब आप उसको जब बेचेंगे बाद में, जो प्रॉफिट कमाएंगे उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो कोई इंसाफ नहीं है कि आप इस तरह से उनके ऊपर टैक्स लगाते चले जाएं। आपकी जो आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो छोड़ें, जो आपके लोग मुल्क में रह रहे हैं, क्या उन्होंने घर नहीं बनाना? क्या उन लोगों ने अपने सारी जिंदगी की कमाई लगा के, एक आदमी, एक आवाम हमारी जो है वो घर बना रहे हैं? ये आप महसूस कर रही हैं, या मैं महसूस कर रहा हूं, या फिर रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता लोग महसूस कर रहे हैं, बल्कि मैं यूं कहूंगा एक लेमैन, एक आम आदमी जो है वो भी ये सूरत हाल को ऑब्जर्व कर रहा है, परेशान हाल है। और कुव्वत खरीद पर जब हम बात करते हैं तो परेशानी यकीनन होती है, महंगाई पर जब बात करते हैं यकीनन परेशानी होती है, अपना घर सब ने बनाना है। लेकिन ये जो हमारे ओहदेदारान हैं, जो हमारे हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो हमारे ख़ास तौर पर हुक्मरान हैं, क्या उन तक ये बात नहीं पहुंचती? उनको कोई मशवरा नहीं देता, कोई तजवीज़ नहीं देता कि इस तरह की पॉलिसी बनाई जाए? ठीक है, टैक्स लेना हुकूमत को लेना चाहिए, और एक आम आदमी को, आम शहरी को हमें बड़े दयानतदारी से टैक्स देना भी चाहिए,
मगर उसके बदले में हुकूमत ने फैसिलिटेट क्या करना है, ये जो छत दी जाती है, अपना घर के नारे लगते हैं, जलसे जुलूसों में तो बहुत नारे लगते हैं, ये रियासतों की जिम्मेदारी हुआ करती है। क्या इसके हवाले से कोई बात नहीं होती, इसके हवाले से कोई प्लानिंग नहीं है कि अगर IMF ने शरायत लागू कर दी हैं तो वो शरायत लागू हो चुकी, वो एक आम आदमी पे लागू हो चुका, अब वो किसी भी तरह से इसको फेस करे, महंगाई भी फेस करे, अपना घर भी ना बने और उसके बावजूद टैक्स भी दे, किस तरह से इसका हल निकलेगा? देखें, दुनिया भर में ऐसा होता है कि जहां आवाम की माशी सूरत हाल को देख के उसको मद्देनजर रख के टैक्स लगाया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे IMF का इतना बड़ा दबाव था कि जिसकी वजह से आवाम जो है इस टाइम पिस रही है। आवाम इस वक्त इनकम उसकी बढ़ नहीं रही है और टैक्स पे टैक्स उस पर लागू किया जा रहा है। स्पेशली जो एडवांस टैक्स आपकी बायर एंड सेलर के ऊपर लग गया है, वो पहले 0.5 से स्टार्ट हुआ, फिर 1% पे गया, फिर 3% पे गया। अब देखने की बहुत सख्त जरूरत है कि टैक्स की जो शराइत हैं कहीं वही वजह तो नहीं बन रही टैक्स ना देने की। ठीक है, जहां तक एक आम आदमी का सवाल है कि वो आम आदमी पूरी जिंदगी की कमाई से जो घर बनाता है, अच्छा एक तो वजह हो गई आपकी टैक्स, दूसरी वजह वो फेक सोसाइटीज। ये आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम है कि NOCs के प्रोसेस को जो स्लो हुआ है उसको फास्ट करें और उन तमाम सोसाइटियों को पकड़ें जो गलत किस्म की लॉन्चिंग करते हैं और वो सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे, अखबारों में बिल बोर्ड्स लगा के हर जगह अपनी सोसाइटियों को धड़ाधड़ बेच रहे हैं और आवाम बेचारी जिनके प्लॉट उनको कभी भी नहीं मिले। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छी बात है कि NOC का प्रोसेस एक तो आसान होना चाहिए और उसके बावजूद अगर कोई डेवलपर डिलीवर नहीं करता, और खास तौर पर हमने रिसेंट पास में देखा बहुत बड़े पैमाने पे फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज भी हुई, तो इसके हवाले से कोई रोकथाम भी होनी चाहिए, कोई रिट भी होनी चाहिए। ये दोनों चीजें बड़ी जरूरी हैं। मैं इस्माइल साहब आपकी जानिब आऊंगा, किस तरह से देख रहे हैं, ये सवाल आपसे करना चाहूंगा चूंकि ये दुखती रग है आवाम की जिस पर हमने बात करनी है। हमें सवालात भी इसी हवाले से आते हैं और तमाम तर सवालात शामिल करना जरा मुश्किल हो जाता है प्रोग्राम में। सबका सवाल ये है कि महंगाई इतनी है, अपना घर नहीं बना पा रहे, और शायद ये आसान इकसात पर जिस तरह ऑफर्स आती हैं उसमें भी कोशिश तो करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। अपना घर तो बनाना ही है सबने, तो प्राइवेट डेवलपर को जब तक सपोर्ट नहीं किया जाएगा हुकूमत की जानिब से, तो फिर ना तो वो प्राइसेस मेंटेन कर पाएंगे और उसका जो अल्टीमेटली जो डायरेक्ट बेनिफिट आम आदमी को होना वो नहीं हो पाएगा। तो किस तरह से सिचुएशन को देख रहे हैं? देखिए जी, असल में बात ये है कि ओवरऑल महंगाई भी बहुत ज़्यादा है और आवाम की जो पावर ऑफ बाइंग थी वो भी कम हुई भी है। लेकिन देखें, डेवलपर्स और जो लोकल सोसाइटीज़ हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो तो अपनी कोशिश करते हैं कि प्लॉट पे आसान किस्तों पे दे रहे हैं, घर भी दे रहे हैं, बल्कि लोग प्यार प्लॉट्स की किस्तों पे अब सोसाइटियाँ दे रही, ऑफर्स तो चल रही हैं। लेकिन एक तो जो आवाम थोड़ी सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से पैनिक हुई भी है, उसकी वजह से वो लोग अपनी इन चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे। दूसरा बात यह है कि हम तो हमेशा ही कहते हैं कि जो लोग स्टेप उठा लेते हैं वो अपना घर बना पाते हैं। अगर आप कहेंगे जी मैं करोड़ रुपया जमा करूंगा फिर घर बनाऊंगा, तो कभी भी नहीं बनता। ठीक है, आप स्टार्ट से स्लो शुरू करते हैं तो आपकी चीज बन जाती है। लेकिन अगर हम ये बातें करें कि जी गवर्नमेंट सपोर्ट करे, तो गवर्नमेंट अपने आप खुद इस टाइम तजब्जुब का शिकार है, टेंशन का शिकार है, कुछ भी उसको इस टाइम नजर नहीं आ रहा। तो गवर्नमेंट से तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन ये है कि हम रियल स्टेट जो हल्के वाले हैं, जो अहबाब हैं, वो ही लगे में आवाम को भी फायदा दे रही है और इस टाइम बड़े स्टूडेंट रेट के ऊपर, एक अच्छे रेट के ऊपर आवाम अपनी बाइंग कर सकती है। रियल स्टेट डाउन है, लोगों को बाइंग करनी चाहिए, घर भी सस्ते हैं, हर चीज सस्ती है। हमारी आवाम का एक मसला है, जब रियल स्टेट ऊपर चली जाती है तो फिर हर चीज को खरीदते हैं। जब रियल स्टेट नीचे आ जाती है तो बेचने पे आ जाते हैं, खरीदारी नहीं करते, तो हम उल्टा ही चलते हैं। बिल्कुल, इसकी वजह से हम खुद अपना नुकसान। तो ऐसी सूरत हाल में जब रियल स्टेट नीचे है, यानी इस वक्त करंट जो सिचुएशन है, ऐसी सूरत हाल में एक तरह से बाइंग टाइम और अपॉर्चुनिटी टाइम भी होता है। ये तो खैर लोगों के लिए जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं कि इस तरह के जब मामला हो कि प्रॉपर्टी महंगी ना हो रही हो, तो ऐसी सूरत हाल में प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, क्योंकि मुल्क में सब कुछ महंगा हो गया लेकिन प्रॉपर्टी अभी महंगी नहीं हो रही। इवन यही वजह है कि जो डेवलपर्स हैं वो मसाइल दरपेश हैं उनको, चूंकि उनके लिए मटेरियल कॉस्ट बढ़ती जा रही है मगर वो ज्यादा महंगा अपना प्रोजेक्ट कर नहीं पाते। नाज़रीन, यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड और गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जारी करते हैं। हारून हनीफ साहब, किस तरह से देख रहे हैं सिचुएशन को, क्योंकि आम आदमी ने घर बनाना भी है, हमारे लोकल पाकिस्तानी ने भी, और खास तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी जो उसका ट्रस्ट भी शेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, उसको भी हमने मेंटेन करना है, मुल्क में सरमायाकारी लानी भी है। तो चलें, हुकूमत की तो बात हो गई, लेकिन आम जो डेवलपर है, आप क्या समझते हैं उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं इस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए? कम से कम उसको तो डिलीवर करना है ना। हाँ, अब मैं भी वही सोच रहा था, गवर्नमेंट की काफ़ी बातें की, जैसे मैडम ने कहा 3%, मैं वैसे बता दूं फाइलर के लिए 3, लेट फाइलर 6%, नॉन फाइलर 10% सेलर का और 12% बायर का।
तो ये मतलब ऐसे ये एक वो गधे पे बोझ लाद रहे हैं। अच्छा ये होता क्यों? गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा रही है, पैसे पूरे नहीं होते, वो कहते हैं टैक्स बढ़ा दो ताकि वो पैसा इकट्ठा हो जाए। ठीक है। अब आ जाते हैं आपके पॉइंट की तरफ। देखें, प्राइवेट डेवलपर्स ने भी जब एक मुल्क में काम कर रहे हैं, हमने लोगों को फैसिलिटेट करना है। हमारे प्राइवेट डेवलपर्स की देखें ये जिम्मेदारी है कि जो चीज़ हम बेच रहे हैं वो डिलीवरी की तरह भी हो। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ फाइलें भी बिक रही हैं, हमारे यहाँ ऐसे हाई राइज प्रोजेक्ट्स भी बिक रहे हैं। हर वो चीज़ जो हम जिम्मेदारी अगर उठाई है, जहाँ क्लाइंट का ट्रस्ट है, उसने फाइल ले लिया है, उसने प्रोजेक्ट ले लिया है, तो उसको वो मिले भी, अपनी टाइमलाइन पे मिले। इसके ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। वो डिपार्टमेंट्स कायम होने चाहिए, चाहे एस्क्रो अकाउंट्स कायम कर लें, पैसा गवर्नमेंट के कंट्रोल में चला जाए, लेकिन लोगों का ट्रस्ट जो शेक हुआ है वो वापस आना चाहिए। जो सही डेवलपर है वो काम करना चाहता है, वो गवर्नमेंट के लोगों कंट्रोल में पैसा जाएगा तो ट्रस्ट वापस आएगा। ये बताएं। ये देखिए दुनिया सारी में तो यही होता है। अगर हम ये बात करें कि गवर्नमेंट के पास भी नहीं जाएगा, गवर्नमेंट का कोई इदारा भी ये जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, प्राइवेट पे भी ट्रस्ट नहीं होगा, तो फिर तो इसका मतलब है कि ये मुल्क में कोई ट्रस्ट नहीं रहेगा। ट्रस्ट किस पर करना पड़ जाएगा। सवाल तो ये है, फिर ओवरसीज पाकिस्तानी भी हमारा प्रोग्राम देखकर हमसे पूछेंगे कि ट्रस्ट फिर किस पर करना है, जब सरकारी इदारों पे भी नहीं करना, प्राइवेट पे भी नहीं करना। देखिए एक छोटी सी बात है, गवर्नमेंट को क्या चाहिए? अभी हमारा IMF का जो रोला है, गवर्नमेंट को डॉलर चाहिए ना। मैं देखिए अक्सर कहता हूँ, हमारे एक रियल इस्टेट है जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी डॉलर भेज सकता है, उनको मिल, तो भाई आप बैठ के ऐसा प्लान कर ले। हर बंदा जो पाकिस्तान से बाहर गया है, 11 मिलियन लोग बाहर हैं, सबने घर बनाना है। कैसे बनाएंगे? और वो चाहते भी हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो, डॉलर आएंगे। आप भाई ऐसे टैक्स रखें कि जो बाहर से पैसा आ रहा है कम से कम उसके ऊपर ही टैक्स ऐसे कर दें कि आपको डॉलर आ जाए, IMF के आगे तो जलील ना होना पड़े। दूसरा, हमारी IT इंडस्ट्री, दुनिया सारी, इंडिया देखें IT इंडस्ट्री में कहां चला गया। हमने IT में भी इतने टैक्स लगा दिए कि जहां पे जो IT हाउस है वो सारे उठ के चले गए, दुबई अकाउंट्स बना लिए। भाई आपने ये दो चीजों के ऊपर नोट करना है, इसके ऊपर आपकी पॉलिसी बना लें, टैक्स को अपने इस तरह से कर लें कि लोग आपको डॉलर दे, आपके अपने जैसे इस्माइल भाई ने बात की कि यार $1 मिलियन, मैं कहता हूँ इतने पाकिस्तानी हैं, 11 मिलियन में से 1 मिलियन पाकिस्तानी $1 लाख देना, तो आपका $100 अरब इकट्ठा होता है। आप कैलकुलेशन कर लें, ये कोई बड़ी गेम नहीं है। लेकिन करना क्या है आपको? सिर्फ अच्छा आपने देना क्या है? आप रियल इस्टेट में ऑप्शंस दें कि $1 लाख कोई बंदा दे रहा है, $1 मिलियन को दे रहा है, और आप IT को दें, आपका ये IMF का मसला ही खत्म हो जाता है। अच्छा, पॉलिसी बनानी है। अच्छा अपना हारून साहब, आप चूंकि बिल्डर हैं तो जरा आपसे एक सवाल भी करना चाहूंगा कि हुकूमत की जानिब से एक बयान भी दिया गया था, आपने सुना होगा कि रियल एस्टेट सेक्टर में सट्टेबाजी होती है। तो ये जब बिल्डर्स और डेवलपर सट्टेबाजी करेंगे तो फिर हुकूमत को तो एक्शन लेना पड़ेगा ना ऐसे लोगों के खिलाफ? बिल्कुल लेना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ सट्टेबाजी होनी नहीं चाहिए, और कभी भी कोई इस तरह फेक जो अप्रिशिएट की जाती हैं और उसके अंदर ओन डाला जाता है, ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। इसके ऊपर अब फिर वही वाली बात मैं कहूँगा, गवर्नमेंट का कोई इदारा होना चाहिए। तो वो अब मैडम जैसे कह रही है, गवर्नमेंट पे ट्रस्ट ही नहीं होगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई दूसरा इदारे के ऊपर एक और इदारा बैठेगा, फिर उस इदारे के ऊपर फिर एक और इदारा आएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दुबई के हवाले से बात हुई तो उस्माइला साहब आपकी जानिब आएंगे। आप क्या समझती हैं, दुबई में जिस तरह से टैक्स फ्री जोन्स बनाए गए और फिर सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाता, और हमने सिर्फ पाकिस्तानियों की अगर हम बात कर लें तो इस वक्त $35 बिलियन तो मैं गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में अगेन एंड अगेन रिपीट करता आ रहा हूं कि पाकिस्तानियों का वहाँ इन्वेस्ट हुआ है, जो कि एक मैं समझता हूँ इससे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ है। लेकिन डॉक्यूमेंट से अगर हम यहाँ पर पॉइंट आउट करें और रेफरेंस के तौर पर बात करें तो $35 मिलियन यहाँ लग चुका है दुबई में। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में पाकिस्तानियों ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, और IMF से जब हम किस्त की बात करते हैं तो $7 अरब की है। तो पाकिस्तानियों के पास इतना पैसा है कि वो गल्फ में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो क्या उस तरह की पॉलिसीज कुछ अरसे के लिए, हम नहीं कहते हमेशा के लिए, कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान में लागू क्यों नहीं हो सकती? वजह क्या समझती हैं? लागू होनी चाहिए हैं इस तरह की पॉलिसी। क्यों नहीं होती? होनी तो चाहिए, क्यों नहीं होती? जरा वजह क्या समझते हैं? होनी चाहिए। अब ये तो हुकूमत का काम है ना कि ऐसी पॉलिसीज बनाएं ताकि पैसा पाकिस्तान में आए, और ये सिर्फ वो पाकिस्तानी नहीं जो पाकिस्तान से बाहर पैसा इन्वेस्ट करें, ये वो ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड के पाकिस्तानी हैं। और इवन ये कोई भी गवर्नमेंट बनाए, ये कोई भी पार्टी से हो, कोई भी पार्टी हो, जिसकी भी गवर्नमेंट हो, जो भी इस तरह की पॉलिसी बनाएगी, यकीनन उसका फायदा होगा। जी, जब तक आपका सियासी इस्तेकाम नहीं होता, माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। आपका सियासी और माशी इस्तेकाम एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग बैठे हुए हैं इस टाइम, वो पाकिस्तान की अनस्टेबिलिटी को देख रहे होते हैं,
फिर पाकिस्तान में रहने वाले भी देख रहे होते हैं, फिर प्लस आपका डॉलर जो है वो अब पता नहीं और ये जो इसको ओवरसीज fake पाकिस्तानी है, उसकी stop किया हुआ पाकिस्तान पे है ज्यादा या- नजर होती है, वो ज्यादा अच्छे जो ऑब्जर्वर है होते वो हैं। जी ज्यादा ऑब्जर्वर होते हैं, क्योंकि पूरी फैमिलीज उनके पीछे तो यहीं पे होती है ना। अब अगर वो सिर्फ अपनी फैमिली को फीड करने के लिए भेज रहे हैं तो इससे तो हमारे घर नहीं सिर्फ घर चल सकते हैं, हमारे हुकूमत या हमें रेमिडेंस तो नहीं आ सकता ना, हमें तो प्रोजेक्ट्स ऐसे लॉन्च करने पड़ेंगे। अब मेरा ख्याल है कि अब आपके चैनल के थ्रू या जितने भी सोशल मीडिया के थ्रू बोलना चाहिए, ताकि हुकूमत को इसकी तरफ कोई पॉलिसी खुदा के लिए बनानी चाहिए, ताकि पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान से बाहर के देखिए, हम अपने पाकिस्तानी इस पैसा प्रोग्राम में भेजें। सिर्फ प्रॉब्लम्स पे बात नहीं करते, हम सोल्यूशन पे भी बात करते हैं और सिर्फ हुकूमत के Solutions खिलाफ भी पे, बात नहीं बिल्कुल। करते गालिबन। जिस तरह शुरू में हमने बात की कि कायबोर में कमी हुई, यकीनन ये बेहतर अमल है, जो बेहतर अमल है उस पर जी। भी हमने बात करनी है, उसमें सपोर्ट करना है, हुकूमत को टैक्स लेना चाहिए, हम ये भी बात करते हैं। डेवलपर पे बात होती है कि जहां डेवलपर गलत कर रहा है, और डेवलपर पे बात होती है एग्जैक्टली, जहां पर डेवलपर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज कर रहा है वहां पर भी हुकूमत की रिट होनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, मगर एक जो डेवलपर को रिलीफ फाइन मिलना करें, चाहिए, इतने बड़े बड़े फाइन करें उन लोगों को। एग्जैक्टली जो रिलीफ मिलना चाहिए, वो रिलीफ से फायदा ये होगा कि जो डेवलपर है ये बाजू बनेगा हुकूमत का, ये बाजू बनेगा रियल एस्टेट सेक्टर के बायस, रियल एस्टेट सेक्टर के जरिए ये इकोनॉमी का बाजू बनेगा। तो हारून अनीस साहब, आपके जाने भी यही सवाल है मेरा, जो दुबई के हवाले से एक एग्जांपल मैंने कोट किया, और ये गल्फ की अभी हम बात करें, इसके अलावा भी बहुत से ममालिक हैं जहां पर पाकिस्तानियों के पिछले कुछ अरसे में उन्होंने कारोबार स्टार्ट किए, जिस तरह आपने आईटी सेक्टर की तरफ भी इशारा किया। तो इस तरह की पॉलिसीज पाकिस्तान में, क्या आप समझते हैं ऐसी सूरत हाल में क्या मुश्किल है कि इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही? इस तरह की पॉलिसी लाने से यकीनन आसानी बहुत हो जाएगी। देखिए, मुश्किल तो एक ही है, क्या सियासतदान ने पॉलिसी बनानी है और ब्यूरोक्रेट ने उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, और अवाम ने उसको एंडोर्स करना है और उसके ऊपर काम करना है। अच्छा, जब आप और मैं दो लोग बैठ के, हमारा काम है पॉलिसी बनाना, जब हम बैठ के एक दूसरे को गिराने के लिए सोच रहे होंगे, अच्छा, प्लानिंग कर रहे होंगे, मैंने एक प्लान बना लिया, मैं रिजवान साहब को गिराऊंगा कैसे, ठीक है, तो मैंने आपको जाके खुद नहीं गिराना, मैं अपने नीचे जितनी ब्यूरोक्रेसी है मैं उसको कहूंगा कि ये स्ट्रेटेजी मैं आपको दे रहा हो हूं, जाऊं। हाँ, आपने रिजवान साहब को गिराना है। अच्छा, अब वो सारी ब्यूरोक्रेसी जिसने एक्चुअली प्लानिंग करनी थी कि ये इदारे बने, ये मसले ना हो, अवाम को सहूलत मिले, वो लग गई, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो गई। वो बॉस ने कह दिया है कि रिजवान को गिराओ। अब उसने भी खुद नहीं करना, उसने अपने नीचे वाले को कहना है कि भाईजान ये करना है, आपने ऊपर से ऑर्डर आया। देखे सारा का, देखे मैं कहता हूं ऐसा होता है पूरी दुनिया में। अमेरिका देख लें, सबसे बड़ी इकोनॉमी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहां पे भी आई, वहां पे भी खींचातानी है, लेकिन क्या गवर्नमेंट और बाकी मामला डिस्टर्ब है? क्या वहां पे ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। हमें सिर्फ ये एक बात समझनी है कि आप और मैं बैठना है, हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं, लेकिन आप और मेरी प्रायोरिटी क्या है? मुल्क, 25 करोड़ अवाम, हम अवाम के साथ साथ अल्लाह को भी जवाबदेह हैं। बिल्कुल। बस आप वो पॉलिसी बना लें, कुछ भी नहीं है, आपने कुछ अपनी अकल भी नहीं लगानी, आपने दुनिया में जो कामयाब तरीन पॉलिसीज हैं भाई उसको पाकिस्तान में लाए, इम्प्लीमेंट कर ले, और जिन्होंने जो काम करना है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, लड़ रहे हैं हम। ब्यूरोक्रेट का काम नहीं है वो मेरे ऑर्डर पे जाके आपके घर पे कुछ करे, आपको कुछ करे। और आपको हारून भाई, नोटिस ये देते। खुदार कौम है, ये टैक्स देगी अगर इनके सामने कोई प्रॉपर प्लान रखा जाए कि इस तरह से हमने ये IMF से भी जान छुड़वानी है और इस तरह से हम जो एक घरों का फुकदान है उसको भी खत्म करेंगे। कोई प्लान रखा जाए, सिर्फ नारेबाजी ना हो। अगर प्लान रखा जाए तो हमारी जिस तरह की कौम है ये यकीनन साथ खड़ी होगी और खड़ी रहेगी। क्विकली, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, हारून साहब पहले आपकी जानिब आऊंगा, यही सवाल मेरा शुमैला साहबा से भी होगा। तजावीज़ क्या हैं कि फौरी तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर को बेहतरी की तरफ लेके जाना हो, तो ये आप समझते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको फॉलो कर लिया जाए तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? मैं एक बात बताऊं जी, जेन्युइनली जो बंदा ओवरसीज पाकिस्तानी डॉलर में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करे उसको टैक्स जीरो कर दे। ठीक है, गवर्नमेंट बताए, आप देखें, आप IMF से कितना महंगा, कितने हाई रेट के ऊपर टैक्स ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। गवर्नमेंट सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों कह दें कि भाई अगर आपने डायरेक्ट डॉलर भेजे पाकिस्तानी बैंक में, डॉलर तो पाकिस्तान के पास रह जाएगा, हमें तो रुपए मिलेंगे ना, आपको ये टैक्स की फैसिलिटी है। आप देखिए यहाँ पे बाइंग कैसी होती। इसी तरह खाली बाइंग नहीं, फिर आप कंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाए, फिर आप उनके अंदर फैसिलिटीज में आ जाए। सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानी को फैसिलिटेट करें। एक चीज, ओवरसीज पाकिस्तानी, आपको डॉलर का मसला गवर्नमेंट का हल हो जाएगा। दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि कितने लोग, हर रोज 1500 लोग ओवरसीज जा रहे हैं, इसका मतलब पाकिस्तान से पैसा जा रहा है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को गवर्नमेंट बैठे, मैं क्या बताऊं, गवर्नमेंट बैठे, हर इंडस्ट्री वाला यहां से पैसे निकाल रहा है। माजरत आपकी बात काट रहा हूं, इस चीज को इस तरह से भी इनटेक किया जा रहा है कि जो बाहर जा रहे हैं ये अच्छा है कि बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके पाकिस्तान में पैसा भेजेंगे, डॉलर भेजेंगे।
नहीं, मैं आपको इस तरह के भेज स्टेटमेंट रहे हैं बहुत नहीं वो बाहर ऐसा नहीं हो रहा। वो बाहर इसलिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में पैसा भेजेंगे। ये किस तरह से एक्सपेक्ट किया जाए कि जो मायूस होकर बाहर जा रहा है? आप एक बात बड़े इसको इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिएगा। बाहर जा कौन रहा है? हाँ, जिसके पास पैसा है। ठीक है। या तो गरीब जा रहा हो ना, हाँ। तो फिर तो समझ आती है कि यार गरीब जा रहा है, मेहनत करेगा, डॉलर भेजेगा, वेरी गुड। आप एनालिसिस कर ले, अच्छे कारोबारी लोग कारोबार बंद करके जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट यहां से अपना शिफ्ट कर रहा है, जिनके पास यहां पैसा था वो लोग जा रहे हैं। इसका मतलब आपका पैसा बाहर जा रहा है। अच्छा, हो क्या रहा है उससे? आप यहां से पैसा बाहर चला गया, पाकिस्तान के अंदर वो पैसा, फर्ज कीजिए आपका 10 अरब डॉलर साल का 6 महीने का बाहर जा रहा है, उसको रुपयों में कन्वर्ट करे। अगर वो पाकिस्तान में होता, कोई जमीन खरीदता, कोई घर बनाता, कोई स्टील खरीदता, कोई बिजली लगाता, कोई फैक्ट्री लगाता, कोई बाइंग होती, कोई गाड़ी खरीदता, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी चलती। जब लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं मैंने बाहर ही बस ले जाना है, तो वो बाहर जाके पाकिस्तान में पैसा क्यों भेजेगा? सवाल तो वही क्यों है। भेजेगा? वो फिर कहेगा भाई जहां से मैं निकल के आया हूं ना, वहां से तो मैं निकाल के लाया था। हाँ। अब मैं देखिए बाहर जाते हैं, अब यूरोप देख लें, इंग्लैंड देख लें, ये सब अमेरिका, भाई वो नेशनैलिटीज दे रहे हैं, आप आओ सारा कुछ हमारे पास लेके आओ। पुर्तगाल में देख लें आप, बहुत से पाकिस्तानी वहां अब पर आप देख लें, अभी रिसेंटली देख लें कितने लोग बाहर गए, कितनों ने नेशनैलिटीज ली। ये बहुत गलत सोच है। गरीब जा रहा होता तो ये अच्छी बात। और आरुण साहब, जो गुज़िश्ता हमने देखा 8-10 साल पहले जो पाकिस्तानी बाहर, जो 10-15 साल पहले पाकिस्तानी बाहर जा रहा था, वो तब सिचुएशन कुछ और थी, आज सिचुएशन कुछ और है। जी शुमैला साहब, क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम जो सूरत हाल है, जिसके पास 40,000 है वो भी जाना चाहता है, जिसके पास 40 लाख है वो भी जाना चाहता है, जिसके पास 40 करोड़ है वो भी जाना चाहता लम्हा है। फिक्री है ये। लोग अपने जमीनें, जायदादें, भैंसें, गाय, जो भी उनके पास मवेशी है, उनको बेच बाच के पैसे जमा करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह मुल्क से निकले। उनको बस इस टाइम ये हो रहा है कि इस मुल्क से निकल जाओ, यहाँ कुछ नहीं बचा, विच इज अ वेरी बैड इम्पैक्ट जो हम पूरी दुनिया पे दे रहे हैं, और स्पेशली जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे तजवीज़ के हवाले से अगर आप बात कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात की इन्होंने, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगी। उन सोसाइटीज को प्लीज पकड़ें जिन्होंने पिछले 5-6 साल में एक फेक रियल एस्टेट मार्केट क्रिएट की, लोगों का पैसा वहां डूबा, गरीबों का पैसा डूबा। 5-5, 6-6 मरले के, 4 मरले के प्लॉटों पे उन्होंने फाइलें उठाई, चीजें बनाई कि जी 2 साल में, 3 साल में ये उनको प्लॉट मिलेगा, फिर उसके बाद वो घर बनाएंगे। उसको 7-7, 8-8 साल हो चुके हैं उन फाइलों को लिए हुए, और अभी तक उनको कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीन का टुकड़ा उनको पता ही नहीं कि इस खित्ते में मौजूद है। ठीक है। दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी हुई है कि वो बेचारे जो उन्होंने पैसे जमा किए थे घर बनाने के लिए, अब उनके पास उतना पैसा ही नहीं है। ठीक है। तीसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट का यहाँ पे काम बहुत जरूरी है कि एनओसी के प्रोसेस तो चलें, फास्ट करें, लेकिन जो इस तरह की सोसाइटीज हैं उनके ऊपर एक हैवी फाइन लगाएं, उनको एड्स लगाने की, सोशल मीडिया कैंपेन की, उनके टीवी एड्स की, बिल बोर्ड्स की, उनके ऊपर फाइन हो, वो अपनी मार्केटिंग ना कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बल्कि इस तरह से जो आप बात फरमा रही हैं कि मार्केटिंग के हवाले से पाबंदी लगनी चाहिए, तो ये पॉलिसीज मौजूद हैं शुमैला साहब, ये पॉलिसीज मौजूद हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, और यहाँ पर बहुत बिक रही हैं वो सारी प्रॉपर्टीज, वो सारी सोसाइटीज बिक रही हैं, बिक भी रही हैं। इस वजह से उतने सुनहरे ख्वाब दिखा देते हैं कि वो बेचारी आवाम जो जाके प्लॉट खरीद लेती है वहां पे। जी हाँ, और फिर लोगों का जो ट्रस्ट है वो इस वजह से ब्रेक होता है। फिर ओवरसीज का जब ट्रस्ट ब्रेक होता है तो फिर वो अल्टीमेटली नुकसान मुल्क का होता है, इमेज का भी होता है, और पाकिस्तान में फिर सरमायाकारी भी नहीं होती। ये लम्हा फिक्रिया है। और वर्ड ऑफ माउथ जो है वो सबसे बड़ा एक आपका टूल है मार्केटिंग का। बिल्कुल टूल है। और इसमें जिस तरह भी तजवीज़ पर बात हो रही थी, तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि ओवरसीज़ का जो ट्रस्ट है उसको दोबारा से बहाल किया जाए। और ये मेरे ख्याल से जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर इक़्तिदार में जो लोग मौजूद हैं, उनसे हमारी दरख्वास्त भी ये होगी कि ओवरसीज़ का ट्रस्ट हमने बहाल करना है, रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ देना होगा। वो लोग जो काम करना जानते हैं उनको ऑन बोर्ड लेना होगा, उनको रिलीफ देना होगा। टैक्सेस लीजिए, मगर उनको उसके बदले फैसिलिटेट भी कीजिए, ताकि मुल्क में ये एक्टिविटी हो, बिजनेस एक्टिविटी बढ़े। और टैक्सेस कम होंगे तो मुल्क में सरमायाकारी भी आएगी, बैरून मुल्क से भी सरमायाकारी आएगी, हमारे ओवरसीज की भी सरमायाकारी आएगी, और इंशाल्लाह ये जो दिन हैं ये भी गुजर जाएंगे। पाकिस्तान पे इस तरह का वक्त पहले भी आया और गुजर गया। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम उम्मीद यही रखते हैं कि बेहतरी आएगी और हुकूमत की जानिब से कोई अच्छी खबर आएगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाज़त दीजिए। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।